नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कहा है कि आपातकाल लगाने वालों को संविधान पर बात करने का अधिकार नहीं। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर खबर का जिक्र हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन उन सभी महापुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पे इस खबर को तरजीह दी है। आपको बता दें, आपातकाल थोपने वालों को संविधान से प्रेम जताने का अधिकार नहीं। देखिए, आपातकाल की 49वीं बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। शाह ने कहा, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीयों पर क्रूर अत्याचार किए। नड्डा ने क्या कहा, जनता के सामने उतारेंगे संविधान का रक्षक बनने वालों का मुखौटा। तो लोकसभा चुनाव के दौरान और 18वीं लोकसभा से पहले सत्र में विपक्ष जहां संविधान को सरकार के विरुद्ध अस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं भाजपा ने भी उसी अस्त्र को धार देकर खासतौर पर कांग्रेस पर पलटवार किया। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बता दिया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे देश में कहा गया है कि लोकतंत्र का ये काला दिवस है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो आपको याद होगा, या फिर 1975 के वक्त में जो लोग रहे होंगे उन्हें ये अच्छी तरीके से याद होगा कि आपातकाल किस तरीके से कांग्रेस ने तत्कालीन उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह था कि विपक्ष सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता और जेल भरो आंदोलन उस वक्त शुरू हो गए थे। लगातार जो जनता के अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया गया था। हालांकि इसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उस वक्त भुगतना पड़ा था जब कांग्रेस की सरकार चली भी गई थी। बिल्कुल, देखिए, तमाम बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परसों भी इन तमाम बातों का जिक्र किया था जब संसद के सत्र का पहला दिन था। और कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए थे जगह जगह पर, और इस बात को दोहराया जा रहा था कि देखिए 50वीं बरसी है। 1975 में जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ था, आपातकाल का ऐलान हुआ था, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है वो जेल में तब्दील हो गया था। लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था। इसके साथ ही साथ मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं थी, मीडिया का गला भी घोट दिया गया था। तमाम बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ कहा कि देखिए, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया है, जिन लोगों ने ये स्थितियां पैदा की, इमरजेंसी की स्थितियां, उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है वो प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए नजर आए। चूंकि देखिए, जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी के समय की बात है, कांग्रेस की सरकार रही थी, तो ऐसे में अब जब 50वीं बरसी थी तो एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। बिल्कुल, देखिए, इस मसले को इसलिए भी ज्यादा भुनाया जा रहा है कि आपको याद होगा कि संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो एक संविधान के प्रति वो लेकर बैठा करते थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था, एनडीए और बीजेपी जो है वो संविधान का हनन कर रहा है और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान में बदलाव की बात लगातार कांग्रेस दोहराती आ रही थी, इसीलिए बीजेपी का ये जो प्रदर्शन था वो और भी उग्र था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, इतिहास कुरेद रहे मोदी, पूरे देश में लगाया अघोषित आपातकाल। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों के निलंबन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मोदी जी आम सहमति और सहयोग की बात करते हैं, लेकिन उनके काम इसके विपरीत हैं। तो ये पलटवार के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी आम सहमति सहयोग की बात करते हैं लेकिन काम इसके उलट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचा है। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया। विफलताओं को छिपाने के लिए अतीत को कुरेद रहे हैं साफ तौर पर मोदी। तो कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए पिछले 10 वर्षों में अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपनी विफलताओं को कुरेद रहे हैं, छिपा रहे हैं और तमाम जो इतिहास है उसे कुरेदने का प्रयास लगातार बीजेपी कर रही है।
एक्सपर्ट पोस्ट भी लिखा गया है। एक्सपर्ट पोस्ट क्या कुछ लिखा गया आपको बता दें। नरेंद्र मोदी जी देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को कुरेद रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को अपने जो अघोषित आपातकाल का आभास कराया है, उसे लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचा है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, ये तमाम बड़े आरोप कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर लगाए। देखिए, जाहिर सी बात है, आपातकाल वो एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से मोनिका घिरती नजर आई है। और यही एक बड़ी बात होती है कि कांग्रेस हमेशा अपना बचाव करती है और इस पूरे कह सकते हैं प्रकरण को कवर करने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस की ओर से की जाती है। देखिए, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे चुनावों के दौरान का, तो चुनाव के दौरान भी इन बातों का तमाम बार जो है जिक्र हुआ है और बार बार कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि ये जो मोदी सरकार के 10 साल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति है जिसमें लोगों पर दबाव बनाया गया, लोगों के बोलने की आज़ादी छीनी गई, मीडिया की आज़ादी छीनी गई। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। और अब जब प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र किया, 1975 में क्या कुछ हुआ था उसका जिक्र किया, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए इसी बात को दोहराया कि चलिए हमारे टाइम में इमरजेंसी लगी थी, आपके टाइम में तो अघोषित इमरजेंसी है, सिचुएशन वैसी ही है, कंडीशंस वैसी ही है, बस इसे नाम जो है आपातकाल का नहीं दिया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है जो जाहिर तौर पर सरकार विपक्ष के बीच चलता रहता है। और उसी कड़ी में देखिए, आपातकाल एक बड़ा मुद्दा जिसकी 50वीं बरसी कल थी, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी और विरोध जताया। अलग अलग जगह जो है वो कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बिल्कुल, अब देखिए, देखने वाली बात ये बड़ी दिलचस्प हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें INDIA का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छी रही है। तो संसद भी देखा जाए मोनिका, बहुत हंगामेदार इस बार रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल जैसे कि आपने जिक्र किया हंगामेदार रहेगा, तो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जैसे कि हम अगली खबर में भी इसका जिक्र करेंगे कि स्पीकर के चुनाव में जो है सहमति नहीं बन पाई है, आम सहमति नहीं बन पाई है। ओम बिरला के सामने विपक्ष ने के सुरेश को उतारा है। देखिए, अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने के सुरेश को उनके सामने उतारा है। देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के लिए चुनाव होगा। दरअसल विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर की मांग पर अड़ा है, वहीं स्पीकर को लेकर भी आम सहमति नहीं बन सकी। इधर राहुल गांधी अब नेता विपक्ष हैं। अगर वह अपनी मांग पर अड़े रहे तो सांसदों के बीच पर्चियां बांटी जाएंगी। तो देखिए, ये 48 सालों में पहली दफा नहीं बनी है सहमति। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है इस बात को। और अगर हम देखें तो इससे पहले 1952 1967 में जो है 48 साल पहले 1976 में चुनाव हुआ था। लोकसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए बिरला की जीत फिलहाल तय मानी जा रही है, क्योंकि अगर आप समझें तो आंकड़े जो है वो एनडीए के पास ज्यादा हैं। बावजूद इसके INDI ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि INDI का ये कहना है कि अगर आप स्पीकर का पद अपने पास रख लें, डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दें तो स्थिति ठीक है। लेकिन एनडीए जो है किसी भी तरह से तैयार नहीं। अब एनडीए का भी आपको समझना होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। तो बीजेपी की डील ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने पास रखेंगे, अपने सहयोगी दलों में से किसी को देंगे, और स्पीकर का पद भी हमारे पास ही रहेगा। जबकि INDI जिसका प्रदर्शन अभी बेहतरीन रहा है इन चुनावों में, वो भी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति दर्ज कराना चाहता है, बताना चाहता है कि हम भी मजबूत हैं, हम भी सजग हैं। इसलिए उसने भी जब उसकी बात नहीं मानी गई तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कह दिया है कि के सुरेश हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के लिए। डिप्टी स्पीकर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद आप देने के लिए तैयार नहीं। अब स्पीकर के पद के लिए भी हम आपको चुनौती देते हैं के सुरेश के जरिए। बिल्कुल, देखिए जरा ये भी जान लीजिए कि जो इस वक्त कह सकते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष पद है, जिसकी हम चर्चा करें, स्पीकर का जो पद है, वो ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्यों अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, ये आम लोगों को जानना चाहिए। आपको बता दें कि सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्पीकर के ऊपर ही होती है। इसीलिए स्पीकर का जो पद होता है वो बहुत खास होता है। अनुशासन बनाए रखना ये स्पीकर का काम होता है। तीसरी बात है नियमों की व्याख्या करना। तो लोकसभा अध्यक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार स्पीकर होता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपको बता दें सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि आपको भी देखा होगा कल मोनिका,
यदि हम तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं तो कल किस तरीके से टीडीपी ने भी साथ कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन का छोड़ दिया, दबी जबा में ही ये कह दिया कि जो स्पीकर के लिए है वो ओम बिरला का ही साथ दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए स्थितियां जो है कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन के लिए भी बहुत अच्छी फिलहाल नजर नहीं आती। कुछ पीछे भी जाएं तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आए, हम यदि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो हम दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है पहले से ही अब बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आईएनडीआई गठबंधन के लिए बिखराव की स्थिति है, बीजेपी के लिए स्थिति ये है क्योंकि खुद से चुनी हुई नहीं है, यानी कि पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी पार्टियों को, अपने सहयोगी दलों की भी सुनकर बीजेपी को चलना होगा। और देखिए इसी की एक छोटी सी झलक हमें शुरुआत में ही दिख गई है। शुरुआत में जब स्पीकर की बात हो रही है कि अभी देखिए अभी तो पूरी सरकार आपको 5 साल चलानी है, किस तरह से आपके सहयोगी दलों को आपको मनाना होगा और इसके लिए आपको यह फैसले लिए जाएं। तेलुगु देशम पार्टी ने भी, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि स्पीकर का पद उनको सौंपा जाए, दिया जाए, ऐसी खबरें भी सामने आई थी। तो लेकिन अभी यदि हम मौजूदा स्थिति देखें, चाहे वो 2014 की बात करें, 19 की बात करें और 24 की बात कर लें, तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो बीजेपी ने अपने पास जरूर रखे हैं, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। बहुमत नहीं आने की स्थिति क्या होती है, आप खुद से फैसले नहीं ले पाते हैं, आपको अपने सहयोगी दलों को जो है कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, शपथ ग्रहण के दौरान सांसदों ने कई नारे लगाए हैं, जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे गूंजे। तो आपको बता दें, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। संसद के दूसरे दिन मंगलवार को 25 जून को भी सांसदों को शपथ दिलाई गई थी, तब कई तरह के नारे लगाए गए हैं। देखिए इस खबर को भी जगह दी गई है दैनिक जागरण ने, खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब तक 535 कुल 542 सांसदों ने लोकसभा की सदस्यता ली है। 7 सांसद शपथ अभी नहीं ले पाए हैं। सांसदों की शपथ के दौरान अलग अलग नारेबाजी हुई। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया। देखिए अब इस तरह के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं। संसद में मर्यादा बिखरी बिखरी दिखी। शपथ के बाद ओवैसी ने कहा जय भीम, जय तेलंगाना। इधर जय हिंदू राष्ट्र पर हंगामा। बरेली के सांसद गंगवार ने कहा जो बोलना था बोल दिया। तो आप देखिए जय फिलिस्तीन कहने पर बरेलवी मौलाना को आपत्ति है। तो फिलहाल देखिए संसदीय मर्यादाओं को आघात पहुंचाने में 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित कई सांसदों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद से कई बार के निर्वाचित सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर संसद को अपनी राजनीतिक एजेंडे का मंच बना लिया। इस तरह से भाजपा के बरेली के सांसद है छात्रपाल गंगवार ने भी जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर विपक्ष को उकसाने का प्रयास किया गया। तो फिलहाल देखिए कि किस तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तमाम सांसद इस तरह की भाषा का, इस तरह के नारे का उपयोग अभी से नहीं पहले से ही करते आए हैं। इस बार के 18वीं लोकसभा की हम शुरुआत की बात करते हैं तो इस तरह के नारों के साथ शुरुआत की गई। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जय हिंदू राष्ट्र पर हंगामा हुआ तो बरेली के सांसद गंगवा ने कहा कि जो बोलना था हमने बोल दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि जय फिलिस्तीन कहने पर बरेलवी मौलाना को आपत्ति हुई। कुल मिलाकर देखा जाए कि अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए सांसद किस हद तक चले जाते हैं, कभी कभी वो अपनी मर्यादा को भी भूल जाते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं होड़ भी है ये दोनों दलों के बीच, चाहे हम सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें। विपक्ष चाहता है कि कहीं से भी कमतर ना वो दिखे, क्योंकि प्रदर्शन उनका पहले से काफी बेहतर रहा है। ऐसे में पूरी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं, चाहे नारेबाजी के जरिए हो, चाहे स्पीकर पद के लिए दावेदारी की बात, चूंकि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिल रहा, हर तरीके से वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी है, हम मजबूत विपक्ष बनकर उभरे। हालांकि देखिए पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो हम भी लगातार इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार किस तरह चलेगी, सरकार को जिस मजबूती के साथ काम करना चाहिए वो कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष की इम्पोर्टेंस होती है, विपक्ष की मजबूती काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। और अब ये दिखने भी लगा है, हालांकि ये भी देखना होगा दीपिका
कि मुद्दा कोई भी हो, चाहे वहां पे जरूरत हो या ना हो, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये जताने के लिए पूरी तरह से अग्रसर नजर आ रहा है कि वही हम हम कह हैं। रहे हैं, विपक्ष को तो कद्दावर होना चाहिए, मजबूत विपक्ष। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होती है जनता की आवाज, जो आप जनता की आवाज को सदन के भीतर रखते हैं। ये विपक्ष को अपनी भूमिका समझनी होगी। लेकिन वही बात है ना, सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने आप को लाइमलाइट के लिए रखने के लिए जो सांसद होते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो नारे का सहारा ले लीजिए, या फिर आरोप प्रत्यारोप का सहारा ले लीजिए, या फिर हो हल्ला करते हैं। तो फिलहाल विपक्ष को अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से समझना होगा। जनता ने आपको इसीलिए इतना अच्छा, यूँ कह सकते हैं कि आपको भरोसा देकर इतना बढ़िया, आप कह सकते हैं कि मतदान किया, आपको कम से कम इस तरह से संसद में लाके खड़ा किया। तो आपको वो तमाम चीज़ों को समझना होगा कि जनता की आवाज़ को आप समझें, जनता की आप आवाज़ को बेबाकी से उठाएं, ना कि इतने इस तरह की जो नारेबाजी का इस्तेमाल आप करते हैं, उससे किसी का भला नहीं होता इसमें है। शायद दीपिका ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत टाइम बाद शायद वक्त मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह से भुनाया ये जाए, कह सकते मौका हैं। चाहे जो भी पड़े सामने। जब असली मौका आएगा तब देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से मजबूती के साथ उस मुद्दे को उठाता है जिसे उठाना चाहिए। 5 साल बहुत आसान नहीं होंगे सत्ता पक्ष के लिए भी, और विपक्ष के पास तो यूँ कह सकते हैं कि अब तलवार हाथ में है। अब देखना ये होगा कि पूरा सदन कैसे चलेगा, इसको देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो संख्या है वो सभी की अच्छी है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पहली बार राहुल गांधी जो हैं उन्होंने ली है संवैधानिक जिम्मेदारी, तो बनेंगे नेता विपक्ष। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी है। लोकसभा में गांधी परिवार से तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता बनने जा रहा है। INDIA ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। ये पहली बार है जब राहुल गांधी अपने 2.5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। तो देखिए, इस खबर को जगह दी गई है, राहुल गांधी chosen as the leader of opposition in the Lok Sabha. So Rahul Gandhi will be the leader of the opposition in the Lok Sabha. The Congress party said on Tuesday after a meeting with the key India bloc leaders, marking the first time in the decade that the lower house will fill the position. Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi wrote the pro team speaker, आपको बता दें कि तमाम चीज़ें, बड़ी बातें देखिए कही गई हैं। इसके अलावा आप जरा समझिए, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी अब चूज की गए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए, लगातार राहुल गांधी के बारे में हमेशा से कहा जाता था कि कोई जिम्मेदारी राहुल गांधी नहीं संभालते। आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर हमेशा से टीका टिप्पणियां की जाती थी। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता बने हैं, तो ये समझिए कि ये बहुत आसान नहीं था। इसके लिए राहुल गांधी ने भी एक बड़ी यात्रा तय की है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरीके से राहुल गांधी ने की, उसके बाद न्याय यात्रा के जरिए लोगों से कनेक्ट हुए। तो अपने आप को कितना रिफाइन राहुल गांधी ने किया कि आज उन पर भरोसा तमाम बड़े लीडर्स ने, INDIA गठबंधन के तमाम लीडर्स ने उन पर जताया। ये राहुल गांधी की अचीवमेंट है। बिल्कुल, देखिए INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जहां पर यह फैसला लिया गया और जिसके अभी दीपिका ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को चिट्ठी लिखी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल, लोकपाल, CBI प्रमुख, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, NHRC प्रमुख के चयन से संबंधित समितियों के सदस्य होंगे। PM समितियों के अध्यक्ष होते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल 2.5 दशक के सियासी करियर में पहली दफा कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। 543 सदस्यीय लोकसभा में कांग्रेस 98 सीटों के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 10 साल बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भरेगा, ये भी काफी अहम बड़ी बात हो जाती है। पिछले 2 बार से किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी जो मिनिमम आंकड़ा है 10% सदस्य नहीं थे। और देखिए, अगर हम गांधी परिवार का जिक्र करें तो गांधी परिवार से राहुल तीसरे नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष होंगे। राहुल गांधी के अलावा राजीव गांधी 1989 से 90 तक, सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रही हैं। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद ये मौका
उनके बेटे राहुल गांधी को मिला है। इतने लंबे अरसे बाद वो इस बड़ी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। और देखिए, जैसे कि पहले भी हम दीपिका जिक्र कर दिए, 10 साल में अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष का पद किसी के पास रहा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी आंकड़े किसी भी पार्टी के पास नहीं थे। और राहुल गांधी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, हम पहले भी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अपने आप को बहुत रिफाइन किया है, बहुत सुधार भी किया है और एक मजबूत नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। देखिए, वायनाड से जब वह छोड़ा था उन्होंने, अमेठी छोड़कर वायनाड से वो चुनाव लड़े, वायनाड में जीते भी। उसके बाद अब वापस से जब रायबरेली में वापस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो रायबरेली की जनता का तो शीहस्त था, उनको प्यार मिला ही मिला, वायनाड से भी जीत गए। तो देखिए, धीरे धीरे जो राहुल गांधी की पहचान है वो अब और ज़्यादा बनती जा रही है। लोगों से वो जब कनेक्ट होते हैं, तो लोगों से जब संवाद करते हैं तो बड़े ही कह सकते हैं, बड़ी बोलचाल की भाषा में उनके साथ रहते हैं। तो ये तमाम जो लीडर्स की क्वालिटी है, ये राहुल गांधी में अब झलकना शुरू हो गई है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और क्यों ना हो कॉन्फिडेंस में, वो कॉन्फिडेंस जब नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस अब यही हम कह रहे हैं कि अब जो सत्र चलने वाला है वो कितना हंगामेदार होगा और किस तरीके से विपक्ष जनता की आवाज उठा पाएगा, यही देखने वाली बात होगी। चलिए मोनिका, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि स्पीकर चुनाव के लिए नहीं किया गया संपर्क। स्पीकर चुनाव के लिए उन्हें संपर्क नहीं किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अब आईएनडीआईए अलायंस में ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर चुनाव को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने स्पीकर पद पर लिए गए फैसले को एक तरफा बताया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की है, ये एक तरफा डिसीजन था। स्पीकर चुनाव पर ममता बनर्जी फैसला लेंगी। तो दीपिका, मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है। इससे पहले भी टीएमसी ने लोकसभा चुनावों के दौरान भी कहा था कि देखिए, हमसे तो पूछा नहीं गया, गठबंधन को लेकर ये तमाम बातें कही थी। और इस बार फिर एक बार कहा गया है कि नॉट कंसल्टेड रिगार्डिंग आईएनडीआईए ब्लॉक स्पीकर नॉमिनी। अभिषेक बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया है और एक बार फिर कहा कि देखिए, टीएमसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, हमें डिसीजन में शामिल नहीं किया गया, एक तरफा ये बातचीत रही है, हमें कांग्रेस ने कुछ नहीं बताया है। और शायद यही वजह थी कि लोकसभा चुनावों के दौरान आईएनडीआईए गठबंधन के तहत भले ही टीएमसी खुद को बता रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है, अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। देखिए, ये खबर हम दिखा रहे हैं और इस खबर के भीतर क्या है, इस खबर के मायने क्या हैं, हम वो भी समझा रहे हैं। इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी है। देखिए, वो खबर मोनिका भी आपको बताई थी। देखिए, अभी आप समझिए किस तरीके से अभिषेक बनर्जी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा नहीं गया। आपको याद होगा या सभी को याद होगा कि जब सीटों के बंटवारे पर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जब बात चल रही थी आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर, साफ तौर पर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कह दिया था कि तमाम सीटों पर चुनाव टीएमसी अकेले ही लड़ेगी। इसके बाद किस तरीके से बड़बोलापन जो था वो लगातार ममता बनर्जी का जो गुस्सा था वो भी सामने आ रहा था कि मीडिया के सामने मुखातिब हो रही थी कि पीछे से हम सपोर्ट करेंगे, फिर कहती हैं कि नहीं, हम इसमें दिलचस्पी आगे दिखाएंगे। अब देखिए, इससे बड़ी वाली बात क्या होगी कि आज चुनाव होने वाला है और टीएमसी ने कल किस तरीके से खुद ही ओम बिरला को सपोर्ट कर दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि जहां की ओर धारा बह रही है, जहां की ओर फ्लो बहता जा रहा है, टीएमसी भी उसी फ्लो की ओर जाती नजर आ रही है। और इसका जो कह सकते हैं कि खामियाजा है वो आईएनडीआईए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, चूंकि ब्लेमिंग साफ तौर पर की जा रही है। और अब देखिए, आईएनडीआईए गठबंधन के तहत जब सवाल पूछा जाता है टीएमसी नेताओं से, प्रवक्ताओं से, तो उनका कहना होता है कि हम तो आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा हैं। भाई, कैसे आप हिस्सा हैं जब आईएनडीआईए के तहत आप कोई काम कर ही नहीं रहे? बिल्कुल। और हमें ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट अभी भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, और एकला चोलबो और एटक कुछ इस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही थी कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और हमसे किसी ने भी कोई संपर्क नहीं साधा है। तो बहरहाल यही बात अभिषेक बनर्जी जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्पीकर को लेकर हमसे नहीं पूछा गया। अब वो बातें यदि मान लीजिए आईएनडीआईए गठबंधन की विपक्ष की यदि बातें हैं तो अंदर खाने बातें होनी चाहिए। आप मीडिया के सामने कह रहे हैं, यानी कि आप अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। और नाराजगी जाहिर करने का मतलब ये है कि हम अकेले ही जाएंगे, यही इसका मतलब हो जाता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका है।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा था कि वह हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल को नियमित जमानत देने की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत पर स्थायी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने फैसला देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस स्टेटमेंट के मायने आप समझ लीजिए। देखिए, निचली अदालत ने तो उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है और कह दिया है कि निचली अदालत ने बिना सोचे समझे ही आपको जमानत दे दी थी, जिस पर हम स्टे लगा रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल आरोपी है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। जेल में ही रहना होगा, भले ही वो लगातार अनशन माफ कीजिएगा जमानत की मांग करते आ रहे हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जिस पर अब जो है स्थायी रोक लग चुकी है। और देखिए, ये कहा है टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कि लोअर कोर्ट ने जमानत देते हुए ईडी द्वारा पेश तथ्यों को सही तरीके से आकलन नहीं किया है। लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि सोच समझ के नहीं किया। सभी दस्तावेजों को गौर से देखना चाहिए था। ईडी को दलील रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने की प्रक्रिया के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की 2 शर्तों का पालन नहीं किया है। तो ये वो तमाम दलीलें थी जिनका जिक्र किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जमानत उन्हें नहीं मिली है और मशक्कत करनी पड़ेगी उन्हें, और शायद फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जो भी ऑप्शंस लीगली उनकी लीगल टीम की तरफ से तलाशे जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हाई कोर्ट ने स्थायी स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी। बिल्कुल, सीएम की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो हाई कोर्ट की ईडी की अर्जी पर सुनवाई करेगा। देखिए, नियमित जो जमानत पर बात की जानी थी कि अंतरिम जमानत को लेकर नियमित सुनवाई की जाए, उस पर चर्चा की जाए, विचार विमर्श किया जाए, इस पर भी रोक लग गई है। आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अब किया गया। हालांकि शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए मामले की सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी है। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए, ईडी लगातार यही कह रहा था कि पर्याप्त सबूत जो हैं वह ईडी के पास मौजूद हैं। यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है किसी भी सूरत हाल में, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और यही एक बड़ी बात है जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत को फटकार लगाई है। कहा कि आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आगे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के लिए अनशन के दौरान बिगड़ी आतिशी की तबीयत, अस्पताल में अनशन हुआ समाप्त। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का जल संकट को लेकर 5 दिनों से अनशन अब जो जारी था वो समाप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आतिशी को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनका अनशन खत्म हो गया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगभग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थी। उनकी एक ही मांग थी कि दिल्ली के हक का पानी, दिल्ली के अधिकार का पानी मिले, 28 लाख लोगों के हक का पानी दिया जाए। कल उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कल उनको कई जगह अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनको जल्दी एडमिट किया जाए, नहीं तो इनका जीवन जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, इस खबर का जिक्र हुआ है हालांकि कई अखबारों में, लेकिन द हिंदू की हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, आतिशीज हंगर स्ट्राइक ओवर वाटर क्राइसिस एंड्स आफ्टर हेल्थ वर्सन्स। तो तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ी, इसी वजह से आतिशी की इस भूख हड़ताल को, उनके अनशन को ख़त्म करना पड़ा। हालांकि देखिए, दिल्ली मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि लोकनायक हॉस्पिटल आईसीयू में वो हैं। फिलहाल उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। वहीं बीजेपी का ये आरोप है, कहना है कि वो इसीलिए अनशन पर बैठी थी ताकि वो अपनी सरकार की नाकामियों को छिपा सकें। तो देखिए, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। संजय सिंह ने कहा कि देखिए, उनका जो शुगर लेवल है ग्लूकोमीटर में जब नापा गया तो 36 आया है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि देखिए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा सुबह 3:45 बजे। हालांकि वो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी और उनकी जान पर खतरा बना हुआ था। इस बीच देखिए, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने उनकी अच्छी सेहत की कामना की और कहा है कि लोगों को गुमराह करना बंद करे आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि हम 21 जून से लगातार कह रहे हैं कि आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि आप
सच्चाई का साथ नहीं दे रहे। आप खुद अंदर से जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सच के लिए लड़ना। चाहे महात्मा गांधी की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, विनोबा भावे, अन्ना हजारे, ये सभी सत्याग्रह कर रहे थे क्योंकि ये सच के लिए लड़ रहे थे। आप खुद जानते हैं कि आप अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो वीरेंद्र सचदेवा ने कही, उसके साथ ही साथ देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था, उसमें कहा गया था कि देखिए जो दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है ना, इस नाइंसाफी का जवाब दिल्ली की जनता जो है वो बताएगी एक बार फिर से जब सरकार बनेगी तब। तो ये तमाम बातें जो है वो देखने को मिली है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही थी आतिशी, लेकिन तबीयत बिगड़ी है, फिलहाल अनशन उनका टूट गया है। लेकिन दीपिका, जल संकट की स्थिति का क्या? वही समझने वाली बात है, क्या संकट, जल संकट जो बरकरार है, क्या अनशन से वो जल संकट समाप्त हो जाएगा? क्या आपको बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, या फिर हरियाणा सरकार के पास जाते बैठते बातचीत करते? हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और केंद्र का सहयोग उन्होंने मांगा था। लेकिन हम वही कह रहे हैं, इन तमाम सिनेरियो के बीच में फंस कौन रहा है? फंस रही है आम जनता, पिस रही है आम जनता। आपको एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करना चाहिए था। जल संकट कोई एक दिन में नहीं आता, इसके लिए पहले से आभास हो जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार इस भीषण जल संकट से निपटने के लिए क्या तैयार थी? आप अनशन कर रहे हैं, लेकिन अनशन से क्या वो समाधान निकल पा रहा है? ये भी बहुत जानने वाली बात है और समझने वाली बात भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर लीक के। एनटीए पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज, एनटीए प्रमुख भी संदेह के घेरे में है। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित नीट यूजी पेपर लीक को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश देने से अब इनकार कर दिया। वहीं यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के कथित पेपर लीक की जांच करने बिहार गई सीबीआई की टीम पर शनिवार को स्थानीय लोगों ने ही हमला कर दिया। तो देखिए, एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी शक के घेरे में हैं। किसके कहने पर एनटीए ने, ये देखिए आपको हेडलाइन भी पढ़कर सुनाना चाहेंगे। किसके कहने पर एनटीए ने एनआईसी की जगह बेसिल कंपनी को दिया आउटसोर्स का ठेका? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं और फिलहाल पटना में जांच करने पहुंची है सीबीआई की टीम। तो ये तमाम अनियमितताएं देखने को मिली हैं और देखिए अहम बात यह है कि 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। मामले को हाथ में लेने के बाद सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भी भूमिका की पड़ताल कर रहा है। हर पहलू से जांच जो है वो की जा रही है और अगले हफ्ते जो है घोषित होगी नीट पीजी की परीक्षा की डेट। बिल्कुल, एनटीए पर सवाल खड़े हो ही रहे थे, तभी ये बड़ी वजह भी थी कि किस तरीके से एनटीए का जो डायरेक्टर है उसको चेंज कर दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि जो वेबसाइट है, जो पोर्टल्स है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि वेबसाइट भी हैक हो सकती है। इस खबर को भी दैनिक जागरण ने छापा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल सीबीआई इस पूरे मामले पर गहनता से, सरगर्मी से इस वक्त जांच कर रही है, जो अब मुनासिब भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नकल माफिया पर योगी सरकार सख्त होगी उम्र कैद और देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, आपको बता दें किस तरीके से तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी है। और कल जो कैबिनेट की बैठक की गई थी, उस कैबिनेट में 44 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि पेपर लीक करवाने पर अब उम्र कैद होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह कैबिनेट मीटिंग कल हुई थी, अपने आप में बड़ी मीटिंग कही गई थी और इसमें कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए। तो आपको बता दें क्या कुछ कहा। नकल माफिया पर सख्ती के लिए योगी सरकार अब एक अध्यादेश लेकर आई है। जी हाँ, अपराध साबित होने पर संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए, परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गिरोह जो है उससे खर्च को वसूला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें, ब्लू मेजेंटा से जुड़ेगा। ये देखिए, तमाम हम बता ही रहे थे किस तरीके से अपराध साबित होने पर इनको कहीं ना कहीं संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। तो नकल माफियाओं पर सेंधमारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये बुरी खबर हो जाएगी, उनके लिए ये बेहद
समझने वाली बात होगी कि जिस तरीके से गुंडाराज को काबू करने की पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की थी, बाहुबलियों को काबू में लाने की कोशिश की थी, अब नक्सल माफियाओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा मोनिका। और देखिए वित्तीय नुकसान को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। और एक लंबी सूची है जिसमें ये बताया सके कि परीक्षाएं कौन कौन सी परीक्षाएं इस दायरे में आएंगी। अगर ये बताते चलें तो देखिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय अथवा उनके द्वारा नामित संस्थाएं इस अध्यादेश के दायरे में आएंगी। ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति संबंधी परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होगा। तो ये तमाम परीक्षाएं जो हैं वो इसके तहत आ रही हैं, जिस पर अब कड़ी सख्ती जो है वो बरती जा रही है। जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। बहरहाल बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है ये तमाम चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुणे कार मामले में जुवेनाइल आरोपी को अब जमानत दे दी गई है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। पुणे के हाई प्रोफाइल पॉश कार मामले का जो एक्सीडेंट का मामला था, उसमें आरोपी किशोर को जमानत दे दी गई है। आरोपी किशोर की चाची की ओर से दायर याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की, कहा कि उसे पता है कि अपराध गंभीर है। जानिए, आपको बता रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आखिरकार क्या रहा, किस तरीके से कोर्ट ने आपको बता दें कि जमानत दी है। हालांकि ये पूरा जो मामला था कहीं ना कहीं बहुत तूल पकड़ा था। किस तरीके से एक नाबालिग ने राह चलते हुए लगभग 200 की स्पीड उस पॉश कार की दे दी थी जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो फिलहाल देखिए कई तरह की गाइडलाइन नाबालिगों के लिए जारी की जाती हैं। इस बीच जब कोर्ट ने यूं कह सकते हैं सजा दी थी, वो सजा भी कहीं ना कहीं मोनिका सवालों के घेरे में आ गई थी। तब निबंध लिखने के लिए कहा गया था, आपको याद होगा, तब भी कहा गया था कि क्या ये सजा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राम मंदिर में पानी रिसाव पर बोले नृपेंद्र मिश्रा, कहा मंदिर को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र हुआ है। देखिए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में जो पानी भरा है, राम मंदिर बिजली के पाइप से पानी भरा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया है। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा ने सुबह मीडिया से बातचीत में मंदिर में पानी भरने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैंने खुद मंदिर का निरीक्षण कर सभी बिंदुओं को देखा है, तो डेवलपमेंट से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। देखिए इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने, और खास बात बताते हैं आपको कि सीबीआई के विशेषज्ञ माह में 2 बार जांच सुनिश्चित करते हैं निर्माण की गुणवत्ता। तो देखिए सीबीआई के जो विशेषज्ञ होते हैं वो खुद देखते हैं, खुद जांच करते हैं। ये नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में कोई दोष नहीं है। गर्भगृह में छत टपकने की बात को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दावा है कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का, और सोमवार को उन्होंने तमाम बातों को कहा कि समय समय पर इसकी जांच न सिर्फ हम करते हैं, बाकायदा इसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई के तमाम विशेषज्ञ हर महीने करते हैं। और जो खबर फैलाई जा रही है वो खासतौर पर बेबुनियाद है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और देखिए ये बताया जा रहा है कि मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो तैयार किया जा रहा है। वहां पर कुछ होल्स किए हुए हैं, छेद किए हुए हैं, जिसके जरिए अब वो जो होल्स है उनका पर्पस है बिजली के तार वहां से पहुंचाना। उन्हीं होल्स के जरिए ये जो पानी है ये गर्भगृह में भरा है, जिसकी वजह से जो वहाँ के मुख्य महंत हैं उन्होंने कहा कि पूजा पाठ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ है। लेकिन अब देखिए इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर डेवलपमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों को लेकर अब अपनी सफाई भी दी जा रही है, जो काम भी चल रहा है। इसको लेकर कहा गया है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को आप न मानें। चलिए मोनिका, इसी के साथ आज के लिए सुर्खी अखबार की मैं अपनी के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी सुर्खियों के साथ और उनके अंदर छिपी हुई खबरों के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।